अक्सर अपनी स्कूल की कक्षाओं के दौरान जब हम निबंध लिखा करते थे तो एक टॉपिक बहुत ज्यादा कॉमन हुआ करता था और वो टॉपिक था विज्ञान वरदान या फिर अभिशाप। और इस टॉपिक में हम लिखते थे कि विज्ञान वरदान भी साबित हो सकता है और अभिशाप भी साबित हो सकता है। और ये जो पूरा स्टेटमेंट है, जो पूरा कंक्लूजन है, ये रेडियो एनर्जी के मामले में, मुख्य तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है, जैसा कि हाल ही में देखने को भी मिल रहा है। बीते दिनों जापान द्वारा एक रेडियो एक्टिव वाटर को समुद्र में छोड़ने की बात की जा रही है। इसको लेकर जापान के तमाम लोगों द्वारा विरोध भी हो रहा है। आज इस वीडियो में हम इस विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जापान के पास ये रेडियो एक्टिव पानी आया कहाँ से, ये जल आया कहाँ से। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इस रेडियो एक्टिव जल को समुद्र में छोड़ा किस तरह से जाएगा। और अंत में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसके विरोध में लोग क्यों बोल रहे हैं। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जापान के पास ये रेडियो एक्टिव पानी कहाँ से आया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 में, जब जापान में तकरीबन 9.0 तीव्रता का एक भूकंप आता है। और ये जो तीव्रता है ये अपने आप में बहुत ज्यादा है और इस तीव्रता की वजह से जापान और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमें सुनामी भी देखने को मिलती है। तो जापान में एक तरफ ये पूरा भूकंप आता है, फिर इसके बाद एक भयंकर सुनामी की शुरुआत होती है। और इस सुनामी की वजह से जापान का एक परमाणु संयंत्र था, जिस संयंत्र का नाम था फुकुशिमा परमाणु संयंत्र, परमाणु प्लांट था। ये प्लांट इस पूरी सुनामी की वजह से तबाह हो जाता है। तो पूरा जो सुनामी का पानी था वो प्लांट के अंदर घुस जाता है। हमें एक परमाणु दुर्घटना देखने को मिलती है, एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट देखने को मिलता है, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। और इससे पहले हमें इसी तरह की घटना चिरनोबिल में भी देखने को मिली थी, यूएसएसआर के पूरे टाइम पीरियड के दौरान। चिरनोबिल की घटना के बाद ये जो फुकुशिमा की घटना थी, इसे सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट माना गया था। इसके बाद इस पूरी दुर्घटना में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर था, उस रिएक्टर के कोर में पानी घुस गया था और वो जो कोर था वो गर्म होने की वजह से पिघलना शुरू हो गया। अब पिघलना शुरू हो गया तो जाहिर तौर पर उसका जो प्रभाव था वो आसपास के क्षेत्रों में लगातार फैलता जा रहा था। जरूरत इस बात की हुई कि उसको पिघलने से रोका जाए ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके। और पिघलने से रोकने के लिए एक उपाय ये सामने आया कि वहां पर हम बहुत सारा पानी भर दें, जिसकी वजह से उसको ठंडा रखा जा सकेगा और उसको पिघलने से रोका जा सकेगा। इसी वजह से पानी वहां पर कई टन पानी का इस्तेमाल किया जाता है वर्तमान समय में, ताकि उस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कोर है उस कोर को पिघलने से, गर्म होने से रोका जा सके। और इसी वजह से जापान के पास वर्तमान समय में बहुत ज्यादा पानी मौजूद है। कितना पानी मौजूद है? तो वर्तमान समय में जापान इस पूरे पावर प्लांट के कोर को पिघलने से रोकने के लिए, उसे ठंडा रखने के लिए हर दिन तकरीबन 170 टन पानी का इस्तेमाल करता है। अब जाहिर तौर पर जब ये पानी है, ये पानी रेडियो एक्टिव भी है, तो इसको रेडियो तौर पर एक्टिव माना जाता है। और इस पानी को स्टोर करने के लिए जापान के पास तकरीबन 1046 भंडार टैंक मौजूद हैं, स्टोरेज टैंक मौजूद हैं, जहां पर समग्र तौर पर वर्तमान समय में तकरीबन 1343 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौजूद है। ये इतना पानी है कि इस पानी के माध्यम से 200 से 300 ओलंपिक जो पूल्स होते हैं, जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, उन्हें भरा जा सकता है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा पानी है। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि ये जो पानी है ये रेडियो एक्टिव पानी है, यानी कि इसके संपर्क में आने से किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर अभी भी, क्योंकि ये पानी तो लगातार मौजूद है, ये पानी लगातार स्टोर हो रहा है, लेकिन क्योंकि जो रेडियो और जो परमाणु संयंत्र है उसका जो कोर है वो पानी को गर्म कर देता है,
तो इसकी वजह से वहां पर गर्म पानी नहीं रखा जा सकता, तो हर बार पानी को बदलने की जरूरत होती है, हर बार वहां पर ठंडा पानी डालने की जरूरत होती है। तो ऐसे में पानी की जो जरूरत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जापान के पास भंडारण सुविधा मौजूद नहीं है। तो ऐसे में एक उपाय के तौर पर, एक मेजर के तौर पर जापान ने जो पहले से पानी स्टोर है उसको समुद्र में छोड़ने का प्रयास किया है, ताकि भविष्य में पानी को और ज्यादा स्टोर किया जा सके। तो ये एक जापान का प्रपोजल है, एक पूरा प्लान है। तो ये तो हमने ये बात की कि जापान के पास ये पानी आया कहाँ से। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमने पहले भी बात की कि ये जो पूरा पानी है ये रेडियो एक्टिव पानी है, हमारे स्वास्थ्य पर इसकी वजह से खतरनाक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस पानी को समुद्र में छोड़ा किस तरह से जाएगा, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जापान ने संबंध में कहा है, जापान के प्रपोजल में कहा गया है कि इस पूरे पानी को मुख्य तौर पर फिल्टर करने के बाद, यानी कि उसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको पानी से अलग करने के बाद इस पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ा जाएगा। अब इस पूरे पानी को फिल्टर करने के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है उस सिस्टम का नाम है उन्नत तरल प्रसंस्करण प्रणाली, यानी कि एडवांस्ड लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है जिस सिस्टम के माध्यम से जापान इस रेडियो कंटामिनेटेड वाटर को फिल्टर करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे सिस्टम के माध्यम से जो पानी है, इस पानी में से तकरीबन 62 रेडियोधर्मी तत्वों को फिल्टर किया जाएगा, 62 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अलग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या भी मौजूद है। समस्या ये है कि ये जो पूरी प्रणाली है, ये प्रणाली एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसका नाम है ट्रिटियम। इस ट्रिटियम को फिल्टर करने में सक्षम नहीं है, यानी कि ट्रिटियम को बहुत बड़ी मात्रा में नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि इस ट्रिटियम एलिमेंट को पानी से अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में इसके उपाय के तौर पर, पानी को सुरक्षित बनाने के उपाय के तौर पर ये कहा जा रहा है जापान के प्रशासन की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, कि इस पूरे रेडियो एक्टिव वाटर में हम मुख्य तौर पर ये जो ट्रिटियम की मात्रा है इसको कम कर देंगे, इसको बार बार फिल्टर किया जाएगा ताकि ट्रिटियम की मात्रा को कम किया जा सके और एक ऐसे लेवल पर लाने की कोशिश की जाएगी जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। और जो जापान की परमाणु एजेंसी है, इसके अलावा जो यूएन की जो परमाणु एजेंसी है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इन दोनों ही एजेंसियों ने जापान के इस प्रपोजल को अपनी मंजूरी दे दी है, यानी कि जापान जल्द ही इस पानी को छोड़ देगा प्रशांत महासागर में। ये तो रेडियो एक्टिव छोड़ने की प्रक्रिया की बात हुई, लेकिन यहां पर अब आप एक सवाल पूछेंगे कि आखिर जब सब कुछ इतना सेफ है, इतना सुरक्षित है, तो कुछ लोग इस पूरी प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो इसके विरोध के कारणों को जानने से पहले हमारे लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर इस पूरे प्रपोजल के पक्ष में क्या क्या कहा जा रहा है, यानी कि ट्रिटियम को लेकर किस किस तरह की बातें की जा रही हैं। तो तमाम कुछ जानकार ऐसे हैं, कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ एक समूह ऐसा है जिसका मानना है कि जो ट्रिटियम है वो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क ये है कि जो ट्रिटियम है वो बहुत कमजोर बीटा कण एमिट करता है, उससे बहुत कमजोर बीटा कण निकलते हैं और ये कण इतने कमजोर होते हैं कि इन्हें हम बहुत छोटी सी प्लास्टिक शीट या फिर मानव त्वचा से भी रोक सकते हैं, इन्हें समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये ना तो मानव के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं और ना ही पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। तो ये तर्क जो है वो ट्रिटियम के पक्ष में दिया जा रहा है। लेकिन इसके एक विपक्ष में भी तर्क है। विपक्ष वाला जो तर्क है वो कहता है, उसमें जापान की सरकार, जापान के एडमिनिस्ट्रेशन और वहां की जो परमाणु एजेंसी है उस पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये तमाम लोग मुख्य तौर पर ट्रिटियम पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अन्य रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जो अन्य रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों का कहना है, एक वर्ग, एक वैज्ञानिकों का समूह है जो ये मानता है कि फुकुशिमा को लेकर बीते दिनों एक रिपोर्ट लीक हो गई थी, जिस रिपोर्ट में ये सामने आया था कि अभी भी इस वाटर में जो उसकी फिल्टर सिस्टम है, उस फिल्टर सिस्टम की वजह से अभी भी इस पूरे कंटामिनेटेड वाटर में बहुत सारे रेडियोधर्मी एलिमेंट्स मौजूद हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो इसमें आयोडीन है, इसमें रुथेनियम है, इसमें एंटीमिन है, इसमें एंटीमनी है, इसमें कोबाल्ट है। तो इस तरह के जो एलिमेंट हैं ये मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं अगर इन्हें समुद्र में छोड़ा जाता है। लोगों का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है, जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि सरकार, जापान की सरकार के इस कदम की वजह से
हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, इससे समुद्र का जो इकोसिस्टम है, हमारा मरीन इकोसिस्टम है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और जब मरीन इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा तो उसकी वजह से मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार हम सी फूड को कंज्यूम करते हैं, तो सी फूड को कंज्यूम करने की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा कई लोगों का ये भी मानना है कि जापान की सरकार के इस कदम की वजह से जापान में जो मत्स्य इंडस्ट्री है, जो मत्स्य पालन पूरा उद्योग है, जो सी फूड इंडस्ट्री है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इस पूरे कदम की वजह से जो मछलियां हैं उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी वजह से मछलियों को समुद्र से लाना और उन्हें बाजार में बेचना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि हाल की खबर ये है कि चीन ने जापान के सभी सी फूड्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उसको। तो जाहिर तौर पर धीरे धीरे दुनिया के जो तमाम दूसरे देश हैं वो भी जापान के सी फूड को अपने देश में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो इसकी वजह से जापान की जो सी फूड इंडस्ट्री है उस पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से जापान के बहुत सारे लोगों द्वारा, बहुत सारे समूहों द्वारा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट द्वारा सरकार के इस कदम का विरोध किया जा रहा है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी रुथेनियम, ऑप्शन सी ट्रिटियम या ऑप्शन डी जर्कोनियम। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल थोड़ा हार्ड है, अगर आपको हार्ड लगता है तो आप इंटरनेट पर इस सवाल के जवाब को खोज सकते हैं और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए भी एक प्रैक्टिस बनी रहे, एक अभ्यास बना रहे कि हमें सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। तो ये रही इस पूरी वीडियो। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।